सम्राट अशोक मौर्य इतिहास के उन विरल शासकों में से हैं, जिनका महत्व केवल राजनीतिक या साम्राज्य विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि जिनका योगदान नैतिक शासन, लोक कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावादी मूल्यों के विकास में अत्यंत व्यापक रहा है। अशोक के विचारों, नीतियों और प्रशासनिक दृष्टिकोण को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत उनके अभिलेख हैं, जिन्हें उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न स्थानों पर चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया। भारत के इतिहास में शिलालेखों की परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम मौर्य सम्राट अशोक द्वारा ही किया गया, जिनका उद्देश्य अपनी धम्म नीति और राज्य की नैतिक जिम्मेदारियों को सीधे जनता तक पहुंचाना था। अशोक के अभिलेख न केवल प्रशासनिक आदेश हैं, बल्कि वे एक ऐसे शासक की आंतरिक चेतना को भी अभिव्यक्त करते हैं, जिसने युद्ध और हिंसा के मार्ग को त्याग कर शांति और करुणा का पथ अपनाया। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में 9वां शिलालेख विशेष रूप से नैतिक जीवन की सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की अवधारणा को अत्यंत स्पष्ट रूप से रखा गया है। अशोक के अनुसार धम्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों या बाह्य आडंबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानव व्यवहार की नैतिक शुद्धता से जुड़ा हुआ है। इस शिलालेख में धम्म को सर्वोत्तम दान, प्रशंसा, आपसी बंटवारा और मित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। अशोक यह मानते थे कि सच्चा दान वही है जो अहंकार रहित हो, सच्ची प्रशंसा वही है जो ईर्ष्या से मुक्त हो, और सच्ची मित्रता वही है जो स्वार्थ के बिना निभाई जाए। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि अशोक की धम्म नीति सामाजिक नैतिकता को केंद्र में रखती थी, न कि केवल धार्मिक कर्मकांडों को। 10वां शिलालेख, जिसे सामान्यतः कंधार द्विभाषी शिलालेख कहा जाता है, अशोक के अभिलेखीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यह अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में लिखा गया है और अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि मौर्य साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में यूनानी प्रभाव वाले क्षेत्रों तक विस्तृत थी और अशोक अपनी नीतियों को वहां की जनता तक उनकी ही भाषाओं में पहुंचाना चाहते थे। यह अभिलेख अशोक के प्रारंभिक अभिलेखों में से एक माना जाता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक की धम्म नीति का स्वरूप केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिक चेतना का तत्व भी निहित था। 11वां प्रमुख शिलालेख अशोक की धम्म नीति की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें बड़ों के सम्मान, माता पिता और गुरुओं के प्रति श्रद्धा, पशुओं की हत्या से परहेज तथा मित्रों और संबंधियों के प्रति उदारता पर विशेष बल दिया गया है। इस शिलालेख में धम्म शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है, वह बौद्ध धर्म से प्रेरित अवश्य है, किंतु वह किसी संकीर्ण धार्मिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अशोक के लिए धम्म का अर्थ था सत्य, करुणा, दया, संयम और उदारता जैसे नैतिक गुणों का पालन करना। इस प्रकार धम्म एक व्यवहारिक नैतिक दर्शन के रूप में सामने आता है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान रूप से लागू था। अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता और वैचारिक उदारता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी धर्म या संप्रदाय को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ न माना जाए और सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। अशोक का यह दृष्टिकोण प्राचीन विश्व में अत्यंत प्रगतिशील माना जाता है। इसी शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख भी मिलता है, जो ये दर्शाता है कि अशोक के प्रशासन में महिलाओं की भूमिका को भी महत्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों और मतों के सम्मान की बात कही गई है तथा विभिन्न संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और आपसी समझ बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। अशोक का 13वां शिलालेख न केवल उनके अभिलेखों में, बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद जारी किया गया था और इसमें उस युद्ध के भयानक परिणामों का मार्मिक वर्णन मिलता है। अशोक ने इस शिलालेख में स्वीकार किया है कि कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार, मृत्यु और पीड़ा ने उनके हृदय को गहराई से व्यथित कर दिया। यही वह क्षण था जिसने अशोक के जीवन में निर्णायक मोड़ उत्पन्न किया और उन्हें हिंसा के मार्ग से हटाकर धम्म और शांति की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसी शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनके राज्यों में अशोक ने धम्म प्रचारकों को भेजा। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि अशोक की धम्म नीति एक वैश्विक दृष्टिकोण रखती थी और वह नैतिक मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना चाहते थे। 14वां शिलालेख, जो प्रमुख शिलालेखों में अंतिम है, अशोक की धम्म नीति का सार प्रस्तुत करता है। इसमें उनके सभी प्रमुख विचारों और नैतिक निर्देशों को संक्षेप में समाहित किया गया है। अशोक ने इस शिलालेख के माध्यम से जनता को धार्मिक और नैतिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व पर बल दिया। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अशोक ने धम्म को अपने शासन का केंद्रीय सिद्धांत बना लिया और इसे शिलालेखों तथा धम्म महामात्र नामक अधिकारियों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया। अशोक के जीवन में उनकी धम्म यात्राओं का भी विशेष महत्व है। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उन्होंने बोधगया की यात्रा की, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। 12वें वर्ष में उन्होंने निगाली सागर की यात्रा की, जहां उन्होंने कनकमुनि बुद्ध के स्तूप की मरम्मत करवाई।
अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, जो बुद्ध का जन्मस्थान है, और इस अवसर पर उन्होंने लुम्बिनी को करमुक्त घोषित कर दिया तथा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 कर दिया। यह विवरण रुम्मिंदेई स्तंभ लेख में सुरक्षित है और यह दर्शाता है कि अशोक की धम्म नीति केवल उपदेशात्मक नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों में भी परिलक्षित होती थी। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण आजीवक संप्रदाय के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी मिलता है। उन्होंने आजीवकों के निवास के लिए बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं सुदामा, लोमस ऋषि, करण चौपड़ और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। उनके पौत्र दशरथ ने आगे चलकर नागार्जुन पहाड़ियों में गोपिका, वहियाका और वटथिका गुफाएं आजीवक अनुयायियों को प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख मिलता है और महामात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे आजीवकों, निर्ग्रंथों और ब्राह्मणों के हितों का समान रूप से ध्यान रखें। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि अशोक का धम्म किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि वह बहुधार्मिक समाज के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास था। बौद्ध धर्म के प्रचार में भी अशोक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म का संगठित प्रचार हुआ। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जो उनके बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण और श्रद्धा को दर्शाता है। हालांकि इतिहासकार इस संख्या को प्रतीकात्मक मानते हैं, फिर भी इससे अशोक की धार्मिक सक्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। अशोक के अभिलेख भाषाई और लिपिकीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उस समय की जनभाषा थी। लिपियों की दृष्टि से ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख अधिकांश भारत से प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से मिले हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि ग्रीक और अरामाइक लिपियों के अभिलेख अफगानिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये बहुलिपिक प्रयोग मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक व्यवहारिकता को दर्शाता है। अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, इन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुल मिलाकर अशोक ने लगभग 33 अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, जिनमें 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभलेख, लघु शिलालेख और गुफा अभिलेख शामिल हैं। इन अभिलेखों की खोज 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा की गई और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे अशोक के इतिहास को एक नई दिशा मिली। प्रशासनिक दृष्टि से अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अत्यंत सुव्यवस्थित था। राजधानी पाटलिपुत्र थी और साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों उत्तरापथ, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी में विभाजित किया गया था, जिनकी राजधानियां क्रमशः तक्षशिला, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र और सुवर्णगिरी थीं। इन प्रांतों का शासन कुमारों या आर्यपुत्रों द्वारा किया जाता था। अशोक ने प्रशासन में नैतिकता को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य था प्रजा के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करना। इस प्रकार अशोक के अभिलेख केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे शासन मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें शक्ति के साथ करुणा, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व और शासन के साथ नैतिकता का संतुलन स्थापित किया गया। अशोक का धम्म किसी संकीर्ण धार्मिक मत का प्रचार नहीं था, बल्कि वह एक सार्वभौमिक नैतिक दर्शन था, जिसने प्राचीन भारत को वैचारिक ऊंचाई प्रदान की और आज भी सुशासन, सहिष्णुता और मानवता के आदर्शों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, जिसमें धम्म को सबसे उत्तम दान, प्रशंसा, बंटवारा और मित्रता बताया गया है। 10वां शिलालेख, जिसे कंधार द्विभाषी शिलालेख भी कहा जाता है, सम्राट अशोक द्वारा 260 बीसी में उत्कीर्ण किया गया था, जो ग्रीक और अरामिक भाषाओं में है और यह अशोक का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख है। अशोक के अभिलेखों में, विशेषकर स्तंभ लेखों में, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे और धर्म, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण का पालन करें। 11वां शिलालेख, जिसे अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक माना जाता है, धम्म नीति की व्याख्या करता है, बड़ों का सम्मान, जानवरों की हत्या न करने और मित्रों के प्रति उदारता पर जोर देता है। यहाँ धम्म की व्याख्या की गई है, जो सम्राट अशोक द्वारा प्रयुक्त एक शब्द है, जिसका अर्थ है नैतिक जीवन और सत्य, करुणा, उदारता जैसे गुणों का पालन करना, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अशोक के 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का संदेश दिया गया है, जिसमें किसी भी धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ न मानने और सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने की बात कही गई है। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, साथ ही सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और समझ बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अशोक का 13वां शिलालेख, जिसे कलिंग युद्ध के बाद जारी किया गया था, धम्म नीति और शांति के प्रति अशोक के परिवर्तन को दर्शाता है, और इसमें कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का भी वर्णन है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे।
वह अशोक का 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन और 5 यवन राजाओं को धम्म प्रचारक भेजने का उल्लेख है। 14वां शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण किए गए 14 प्रमुख शिलालेखों में से एक है, जो उनके धम्म धर्म के बारे में जानकारी देते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म धर्म के माध्यम से लोगों को धार्मिक जीवन जीने और अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संदेश उन्होंने शिलालेखों और धम्म महामार्त नामक अधिकारियों के माध्यम से फैलाया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जो बौद्ध धर्म के प्रति उनके बढ़ते सम्मान और समर्पण को दर्शाती है। बोधगया की यात्रा 10वां वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। निगाली सागर की यात्रा 12वां वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, जहां उन्होंने कनकमुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। लुम्बिनी की यात्रा 20वां वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जो बुद्ध के जन्मस्थान है, और लुम्बिनी को करमुक्त घोषित कर दिया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपा, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें करण, चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी शामिल है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए नागार्जुन गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें गोपिका गुफा, वहियका गुफा और वत्थिका गुफा शामिल है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, जहां वे निर्ग्रंथों और ब्राह्मणों के साथ धर्म महामात्रों के लिए नियुक्त करने की बात कही गई है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने 84,000 स्तूपस का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, जिन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म और अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, जो उनके साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ग्रीक और अरमाइक लिपियों के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि के अभिलेख शाहवाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि, जो प्राचीन भारत की एक लिपि थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति। ये लिपि मूल रूप से वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान में विकसित हुई थी, जो ईसा पूर्व 4वीं और 3वीं शताब्दी के बीच की है। खरोष्ठी लिपि का उपयोग प्राकृत भाषा मध्य इंडिक के एक रूप को दर्शाने के लिए किया जाता था। अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख रॉक ईडिक्ट्स, ये अभिलेख चट्टानों पर उत्कीर्ण किए गए थे। स्तंभलेख पिलर ईडिक्ट्स, ये अभिलेख पत्थरों के खंभों पर उत्कीर्ण किए गए थे। गुहालेख केव इंस्क्रिप्शंस, ये अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए थे। शिलालेख, स्तंभालेख और गुफा अभिलेख है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 269 BC से 231 BC तक कुल 33 अभिलेख अभिलिखित कराए हैं। वे शिलालेखों, स्तंभालेखों और गुहालेख गुफा अभिलेख में विभाजित हैं। शिलालेख पत्थर पर लिखा या खोदा गया कोई प्राचीन लेख होता है। शिलालेखों को समझने के लिए भाषाई ज्ञान, ऐतिहासिक संदर्भ और तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत होती है। स्तंभलेख 2 तरह के होते हैं: पत्रकारिता में लिखा जाने वाला स्तंभ लेख और अशोक के स्तंभों पर लिखे गए लेख। गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए लेखों को गुहालेख कहते हैं। मौर्यकालीन राजाओं ने गुफाओं के अंदर और बाहर की दीवारों पर लेख लिखवाए थे। इन लेखों में उस समय की कला और राजा की कल्पना होती थी। अशोक के शिलालेखों की खोज 1785 में टी फेंथेलर ने की थी, जिनकी संख्या 14 है, और इन्हें सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। खोज। अशोक के शिलालेखों की खोज 1785 में टी फेंथेलर ने की थी। अभिलेखों की संख्या। इन शिलालेखों की संख्या 14 है। पहचान। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप
जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। पादरेटी फेंथेलर, जिन्हें फेंथेलर के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज करने वाले पहले अंग्रेज थे, जिन्होंने 1750 में विभिन्न स्थानों से 14 शिलालेखों को खोजा था। खोज 1750 में पादरेटी फेंथेलर ने सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों को विभिन्न स्थानों से खोजा। अभिलेखों का विवरण। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए थे। पहचान। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन शिलालेखों को पढ़ा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना थी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में भी विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत में उत्तरापथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जो उत्तर पश्चिम तक्षशिला के क्षेत्र से पाटलिपुत्र तक जाता था, और तक्षशिला इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन भारत में अवंती 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन थी। कलिंग प्राचीन भारत में उड़ीसा राज्य का एक हिस्सा था और उसकी राजधानी तोसली थी, जिसे अब राधानगर तोशाली के रूप में जाना जाता है। दक्षिणापथ, जिसे प्राचीन काल में दक्षिण भारत के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, उसकी राजधानी सुवर्णागिरी थी। प्राची पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख हैं जो उनके शासनकाल के अंत में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, वह प्राचीन भारत की एक लिपि है। ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की एक लिपि है जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया एक शिलालेख है। इसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। यह लेख गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। दिल्ली टोपारा, ये स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपारा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपारा स्तंभलेख, जो मूल रूप से हरियाणा के टोपारा में था, को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। यह अशोक के 7 स्तंभ लेखों में से एक है जिन पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। अशोक का स्तंभ लेख, जिसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख भी कहा जाता है, को दिल्ली लाने का श्रेय मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंबाला और मेरठ से 1351 से 1366 के बीच दिल्ली 2 स्तंभ लाए गए थे। इन स्तंभों का महत्व ऐतिहासिक है। संस्कृति और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये स्तंभ महत्वपूर्ण है। इनमें से एक स्तंभ उत्तरी दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के पास है और दूसरा स्तंभ फिरोज शाह कोटला किले में है। रामपुरवा, ये स्तंभ लेख चंपारण, बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। रामपुरवा में स्थित अशोक स्तंभ, जिसे 12 लेख चंपारण, बिहार में स्थापित माना जाता है, की खोज 1872 में ACL कार्लायल ने की थी। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार, जो नेपाल की सीमा के पास है। लौरिया अरेराज, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक स्तंभ है जिस पर धर्मलेख खुदा हुआ है। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण, बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा शहर है जो कि इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इस शहर का मुख्य आकर्षण खुदाई के दौरान मिला अशोक स्तंभ है, जो मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की रानी करुवाकी के दान का उल्लेख है। अशोक का 7वां अभिलेख, जिसे दिल्ली टोपारा स्तंभलेख भी कहा जाता है, अशोक के सभी स्तंभलेखों में सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्बिनी, नेपाल है, जहां उन्होंने लुम्बिनी में अपनी यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की थी। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान लुम्बिनी में भू राजस्व की दर को 1/8 भाग कर दिया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया था, जैसा कि रुम्बिनी शिलालेख में वर्णित है। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी आपदाओं के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्रदान करता है, जिसमें अन्न भंडार और ऋण वितरण का उल्लेख है। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। पृथक शिलालेख, वे कलिंग में पाए गए। पृथक शिलालेख आए, अशोक ने घोषणा की कि सभी लोग मेरे पुत्र हैं। अशोक का शार्कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेक भाषाओं में प्राप्त हुआ है।
अशोक का शार्कुना कंधार अभिलेख ग्रीक और आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, जो अशोक के साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में ग्रीक और अरामी भाषाओं के उपयोग को दर्शाता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से पहले उनके चरित्र और योग्यता का गहन परीक्षण किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीरथ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। महामात्र भारतीय मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित नैतिकता का अधिकारी था। उनका पूरा शीर्षक धम्म महामाता, धर्म के निरीक्षक था। वे स्पष्टतः वरिष्ठ अधिकारियों का एक वर्ग थे जो प्रशासन और न्याय के विभिन्न पहलुओं के प्रभारी थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में